तो नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद जोशी। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूँ जो हमारे उत्तराखंड और हमारे गांव या हमारे ज़िले में टॉप किया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत हर्ष हो रहा है। मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। सामने विद्यार्थी बैठी है श्री दीपा जोशी। इनने उत्तराखंड में तीसरा स्थान प्राप्त किया है और अपने जिले उधमसिंह नगर में टॉप स्थान प्राप्त किया है। तो आज मैं बताना चाहूँगा या मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि इन्हें किस तरीके से पढ़ाई की, कैसे पढ़ाई की, कैसे यहाँ तक इनका सफ़र रहा। तो सबसे पहले मैं आपसे आपसे पूछना चाहूँगा कि आप क्या कहना चाहेंगे, आपके इस जो उपलब्धि हासिल की है, उपलब्धि आपने उत्तराखंड में तीसरा स्थान जो प्राप्त किया है, आप क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? मैं बहुत खुश हूँ और मैं इसका श्रेय अपने पेरेंट्स को और दादा को और सभी भाई बहनों को देना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। तो दोस्तों, जहाँ तक देखा जाए तो इन्होंने अपनी स्टडी में बहुत ध्यान किया। तो जैसे कि आपके जो सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट में किस किस बात में कितने मार्क्स आए, आप बताना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से? मैंने गणित में 100 अंक हासिल किए, हिंदी में 99 और सोशल साइंस में 100 और इंग्लिश में 97, संस्कृत में 96 और हिंदी में 99। तो जैसा आप कह रहे हैं कि आपके मैथमेटिक्स से 100 आए, क्या आपने कभी कोचिंग की थी मैथमेटिक्स की, या आपने सेल्फ स्टडी घर में स्टडी की, या किसी की सहायता से आपने पढ़ाई की? नहीं, कभी कोचिंग नहीं गई थी। घर में ही पिछले साल दीदी ने भी 10th पढ़ा था, वही पढ़ाती थी और बाकी जो आपने टेस्ट वगैरह दिए थे। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, इनकी एक बड़ी बहन है सुनीता जोशी, जो 2024 में जिन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा दी थी। तो हाई स्कूल की परीक्षा उन्होंने प्रदेश में 19वां स्थान प्राप्त किया था। उनके गाइड से हाई स्कूल में कोचिंग वोचिंग कुछ नहीं करी इन्होंने, बिना कोचिंग करे मैथ का 100 मार्क्स लाई है दीपा जोशी। इनके बहन के भी 100 मार्क्स थे, तो उन्होंने इनको हेल्प करी होगी, उसके माध्यम से मार्क्स लाए हैं। जैसे कि आप सोशल साइंस से आपने कहा कि एसएसटी में आपके 100 नंबर है। तो एसएसटी में कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें 100 नंबर नहीं आ सकते, बट आपने किस तरीके से वो चीज़ गाइड की कि आपके 100 मार्क्स कैसे आए? मतलब क्या कहना चाहिए उन बच्चों के लिए जो गाँव में रहते हैं या जो बाहर रहते हैं, जो पढ़ाई नहीं कर पाते, जो कहते हैं कोचिंग करते हैं, कोचिंग करने के बाद वो नंबर नहीं ला पाते हैं, बट आपके 100 मार्क्स आए। तो आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे गाइड करना चाहिए, कैसे हमें पढ़ना चाहिए, कैसे आगे का हमें बढ़ना चाहिए? एक तो सबसे पहले एसएसटी में लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए, उसमें हेडिंग वाइज लिखना चाहिए और पॉइंट बना के लिखना चाहिए, क्योंकि जैसे सब बच्चे खिचड़ी बना के लिख देते हैं, उसमें पता नहीं चलता है कि कहाँ से उसका मैटर शुरू है, कहाँ कौन सी हेडिंग है, किसमें क्या है। तो हाईलाइट करके लिखना चाहिए सब कुछ, और अच्छे से जो हम डेट्स लिखते हैं उनको अच्छे से हाईलाइट करना चाहिए। जैसे सब हम ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो उनको ब्लैक पेन से लिखना चाहिए। ठीक है, जैसे आपने कहा कि हर चीज़ का ध्यान देना चाहिए। मैं एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगा, जैसे आप मैथमेटिक्स से बोल रहे हैं, आप बिना पूछे के 100 नंबर लाए। मैं मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स जानना चाहता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गांव के बच्चे होते हैं, जिनको कोचिंग की सुविधा नहीं होती है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन कोचिंग करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं कोचिंग होते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ गाँव वाले बच्चों के लिए जो कोचिंग नहीं कर पाते, तो आप किस तरीके से उनको गाइड करोगे मैथ्स में? खाली ओनली मैथ्स के बारे में पूछना चाहूँगा आपसे। जो मैथ है, मैंने उसमें अप्रैल से ही उसको पढ़ना शुरू कर दिया था और 6 महीने में उसका कोर्स पूरा हो गया था और उसका फिर 6 से 7 बार रिवीजन भी हो गया था। जितने भी जैसे हाफ ईयरली एग्जाम हुए, प्री बोर्ड हुए, सबके लिए शुरू से पूरा रिवीजन करती थी। 4-5 दिन पहले से ही उसमें लग जाती थी। चलो, तो जैसे आपकी परीक्षा हुई फरवरी में, तो आपने जो मैथ का एक रिवीजन का जो टेस्ट बनाया, आपने जो मेथड बनाया, तो उसमें आपने कभी बीच बीच में कोई टेस्ट लिए किसी ने, या किसी के टीचर ने आपको गाइड किया किसी चीज़ के लिए कि हाँ आपकी मैथ अच्छी, आप इतने नंबर ला सकते हो, या फिर कभी एक कोई ऐसे क्वेश्चन जो आपको नहीं, आप किसी ने गाइड किया आपको मैथ में? जी, आपने आप गुड़गांव में रहते थे और जब भी यहाँ आते थे तो टेस्ट लेते थे मैथ का और साइंस का। तो उस टाइम पे नंबर, ताकि इसको ये ना लगे कि इसे आता है करके, नंबर आप बहुत कटौती करके देते थे, इसलिए तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, मेरी ये सिस्टर है एक्चुअली, क्या मैं इसका इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो मेरी बहन है, तो इसको मैं भी गाइड करता था हर चीज़ के लिए। मैं जब भी गुड़गांव से घर आता था तो हमेशा मैं टेस्ट लेता था साइंस और मैथ का, क्योंकि मेरा फोकस रहता था कि कितनी पढ़ रही, कितनी क्या हो रही, बट मैं इसके हमेशा मार्क्स काट के देता था ताकि इसको ये ना लगे कि मैं बहुत तेज हूँ। ऐसे मैंने बड़ी बहन सिस्टर का भी लिया, तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए मैथ में 100 मार्क्स प्राप्त किए और उत्तराखंड में तीसरा स्थान प्राप्त किया, और हमारे जिले उधमसिंह नगर में पूरा टॉप, और हमारा गांव बत्तियाडी है जिसमें लगातार 2 साल से हमारा
टॉपर आए हैं बच्चे, हाई स्कूल में अदर बच्चे भी आए हैं हमारे गांव में टॉपर। और हमारे गांव जो रमक एक छोटा सा गांव है जिला चंपावत, उस गांव के रहने वाले हैं। पिताजी हमारे चाचा जी एक टैक्सी चालक है जो बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं दिल्ली में। बच्चों की इस मेहनत से आज बच्चे इतनी ऊंचाइयां हासिल करते हैं। तो मैं आपसे एक लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा, उन गरीब बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे पढ़ाई के माध्यम से? सिर्फ एक लास्ट सवाल है मेरा आपसे। जो गांव में रहते हैं, जो जिनके माता पिता प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाते, बेचारे सरकारी स्कूलों में जाते हैं, क्या प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में कुछ अंतर है या सेम पढ़ाई है? किसी स्कूल में कोई अंतर नहीं होता है, सब जगह मतलब करनी तो सेल्फ स्टडी पड़ती है, चाहे आप किसी भी स्कूल में पढ़ो। इसमें सरकारी स्कूल प्राइवेट कुछ नहीं होता है, बच्चे को अपनी मेहनत करनी है और चाहे वो सरकारी का हो, सरकारी स्कूल में पढ़ता हो या प्राइवेट स्कूल में, वो अच्छे नंबर ला सकता है, बस मेहनत करनी चाहिए। नहीं, कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, कुछ पेरेंट्स कहते हैं सरकारी स्कूल खाली ऐसे ही होता है। तो आप क्या करना चाहिए उन बच्चों को जो खासकर प्राइवेट स्कूल में माँ बाप फीस नहीं दे पाते हैं, और उन बच्चों को मतलब क्या गाइड करोगे कि कैसे क्या पढ़ना चाहिए आगे? सिर्फ इतना बता दीजिए आप। मैं उन पेरेंट्स को कहना चाहती हूँ कि जो ऐसा सोचते हैं कि प्राइवेट स्कूल में मतलब अलग पढ़ाई होती है, जो भी मतलब बच्चा प्राइवेट में भी पढ़ रहा है तो जब तक वो जो स्कूल में पढ़ाया है उसका रिवीजन घर में नहीं करेगा तब तक उसे मतलब वो आगे नहीं बढ़ सकता है। चाहे वो सरकारी स्कूल हो प्राइवेट हो, उसे घर में मेहनत करनी होगी तभी वो आगे जा सकता है। ठीक है, ये और एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे आप बता रहे हो आप घर में रहते, घर में कितने भाई बहन हो, एक बार आप इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहोगे? आप कितनी फैमिली मेंबर है आपकी फैमिली में? मेरी फैमिली में एक बड़ी दीदी, मैं, मेरे से छोटा भाई है और मम्मी पापा अम्मा ताऊ जी ताई जी और दादा हैं और भाभी हैं, इनसे बड़े वाले भैया हैं और भाभी हैं और एक छोटी बहन है। जैसे आपने बताया अपनी फैमिली के बारे में, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप जब घर में पढ़ाई करते थे, पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब या ऐसा कुछ होता था या फिर अपना स्टडी में लगे रहो, कहीं ध्यान नहीं? मतलब एक छोटी सी चीज़ जानना चाहूँगा आपसे, आपका टाइम टेबल क्या था पढ़ाई का? मतलब हर सब्जेक्ट को कितना टाइम देते, क्या देते थे? बिना कोचिंग के 500 में से 494 नंबर लाना बहुत बड़ी बात है और अपने जिले में नाम रोशन करना बहुत बड़ी बात है। उत्तराखंड में 30 स्थान लाना यानी कि बहुत बड़ी बात है। हो सकता था आपकी अगर थोड़ी मेहनत आती तो उत्तराखंड में टॉपर भी हो सकते थे आप। मतलब किस तरीके से गाइड करते थे? मतलब क्या आपका टाइम टेबल था, सुबह उठना, स्टडी क्या था, प्ले क्या था? क्योंकि उन बच्चों के लिए फायदा होगा जो बेचारे 9th 8th में पढ़ रहे हैं या जिनका फ्यूचर अभी हाई स्कूल में होगा, वो क्या कर सकते हैं टाइम पे? सुबह जल्दी उठना चाहिए। पहले मैं 4 बजे उठ के पढ़ाई करती थी और जो सुबह है ऐसे सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए जिनमें याद करना होता है, और जो मैथ के लिए उसको शाम को पढ़ो, या फिर सबसे अच्छा मैथ का पढ़ने का जो टाइम होता है वो खाना खाते होता है, क्योंकि नींद आती है और मैथ पढ़ते हैं जब तक वो क्वेश्चन पूरा नहीं होता है तो हमें नींद नहीं आती है। और टाइम टेबल मैंने शुरू से ही फॉलो किया था और जो लगातार पढ़ाई की थी, और ये नहीं समझना है कि कोई सब्जेक्ट ये मतलब ये मुझे आता है तो मैं इसको नहीं पढ़ूंगी। सारे सब्जेक्ट को टाइम देना पड़ता है, चाहे आप 10 मिनट ही क्यों ना दो। तो दोस्तों आपने कुल मिला के सुन लिया होगा इस वीडियो के माध्यम से, दीपा जोशी जो अभी वर्तमान बरखीरानी नानामत्ता उधमसिंह नगर में जिले रहते हैं, जिन्होंने अभी उत्तराखंड में 3रा स्थान प्राप्त किया और जिले में नंबर 1 स्थान हासिल किया है। तो आपको बताना चाहूँगा, इन्हें जो भी मेहनत करी अपने माध्यम से कहना चाहूँगा, स्टडी में बहुत अच्छी लड़की थी, इन्होंने अपना जो भी प्रयास किया, मुझे तो इससे ज़्यादा उम्मीद थी, बट जो भी उत्तम किया वो सर्वोत्तम होता है। तो मैं आशा करता हूँ और आगे भी इनको प्रेरणा देता हूँ कि ऐसे अपना नाम करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें, अपने गांव का नाम रोशन करें, साथ में हमारा भी नाम रोशन करें। तो इस वीडियो को मैं यही समाप्ति करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।